गोलकनाथ मामले में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने बहुत ही महत्वपूर्ण कंकरिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा, द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नेसेसरी सो दैट वी मे नॉट वॉक इन फियर ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। गोलकनाथ मामले ने पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी पर लगाम लगाई। कोर्ट ने यह मैसेज दिया कि भारत कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के तहत फंक्शन करता है, न कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के तहत। गोलकनाथ जजमेंट ने फर्मली स्टैब्लिश किया कि पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह फंक्शन करते हुए बेसिक लिबर्टीज को रीराइट नहीं कर सकता है। गोलकनाथ मामले ने एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दे दिया। कोर्ट के फैसले ने गवर्नमेंट के सोशलिस्ट एजेंडे पर सीधे तौर पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए गोलकनाथ जजमेंट का जवाब 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 से दिया। पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को टारगेट किया। पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट में यह डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑर्डिनरी लॉ की श्रेणी में नहीं आते और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पार्ट 3 को भी। ये पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच सीधी भिड़ंत थी। कोर्ट के पास जनता के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जुडिशियल इनोवेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ये घटनाक्रम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के स्टेपिंग स्टोन्स साबित हुए। गोलकनाथ केस का जजमेंट लीगली फ्रेजाइल था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ की श्रेणी में रखा गया था। इसने अब पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में कॉम्प्रोमाइज के मध्य मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया। फलस्वरूप केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट के 13 जज बेंच ने गोलकनाथ जजमेंट को ओवर रूल किया। कोर्ट ने रूलिंग दी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। तो गोलकनाथ के मामले में जुडिशरी के द्वारा पहला मैसिव शील्ड इरेक्ट किया गया था, जो कि एक प्रयास था भारतीय नागरिकों के सिविल लिबर्टीज को एब्सोल्यूट मेजोरिटेरियन रूल से बचाने का। मुख्य काउंसिल जिन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के नींव को हिलाकर रख दिया, वो और कोई नहीं बल्कि खुद नाना बॉय नानी पालकीवाला थे। यह एक आम राय है कि नानी पालकीवाला अब तक के भारत के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हुए हैं। उनका अकाट्य तर्क, अद्भुत इंटेलेक्ट और अमेजिंग ऑरेटरी गोलकनाथ मामले में 6-5 के मेजॉरिटी विक्ट्री की मुख्य वजह बनी। पालकीवाला ने केवल गोलकनाथ फैमिली के स्पेसिफिक लैंड डिस्प्यूट पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि वे अपने आर्गुमेंट को मानव स्वतंत्रता के दार्शनिक स्तर पर ले गए। उनके आर्गुमेंट्स 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित थे। पहला था इम्प्लाइड लिमिटेशंस। पालकीवाला ने माननीय कोर्ट से आग्रह किया कि वे आर्टिकल 368 के लिखित मायने से आगे जाकर ब्रॉड डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। उन्होंने बहस की कि पावर टू अमेंड में ही इम्प्लाइड लिमिटेशंस निहित है। उन्होंने 11 जजेस की बेंच से एक बड़ा ही साधारण परंतु बहुत ही दूरगामी प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि अगर पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत इनफाइनाइट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या पार्लियामेंट सारे फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर सकती है, भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को डिसमेंटल कर सकती है और भारत को टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है? उन्होंने फर्दर कहा कि पावर टू अमेंड का मतलब एडजस्टमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन का यह मतलब नहीं हो सकता कि वे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कोर आइडेंटिटी को ही बदल दे। दूसरा स्तंभ था आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13(2) के बीच में समन्वय बिठाना। आर्टिकल 13(2) का टेक्स्ट ये बतलाता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ या कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या एब्रिज कर दे। इस केस से पहले कोर्ट का ये मानना था कि लॉ का मतलब केवल वे स्टैट्यूट्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट पास कर सकता है। पालकीवाला ने ब्रिलियंटली आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंतोतगत्वा एक लॉ मेकिंग पावर ही है और इसीलिए इसे आर्टिकल 13(2) के तहत लॉ ही कंसिडर करना चाहिए और इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों के समक्ष जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है झुकना ही चाहिए। तीसरा स्तंभ था उनका कोर एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म केशवानंद भारती केस में हुआ था, परंतु पालकीवाला ने इसकी नींव 6 वर्ष पूर्व ही रख दी थी जब उन्होंने कोर एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखी थी जो बियॉन्ड अमेंडमेंट है।
पर गोलकनाथ मामले में जजेस ने इस लाइन ऑफ रीजनिंग को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने अपने जजमेंट को स्ट्रिक्टली टेक्निकल इंटरप्ले बिटवीन आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368 रखा। अगर जजेस ने पालकीवाला की रीजनिंग की एग्जैक्ट फ्रेमिंग को ध्यान से सुना होता तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 6 साल पहले ही मिल गया होता। गोलकनाथ केस में कुछ मजेदार वाकये भी हुए। कन्हैयालाल मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध एडवोकेट जनरल थे। जब पालकीवाला ये आर्ग्यू कर रहे थे कि पार्लियामेंट के पावर्स टू अमेंड मस्ट हैव नेचुरल इनहेरेंट बाउंड्रीज, कन्हैयालाल खड़े हुए और उन्होंने जोकिंगली पालकीवाला को कहा कि उनके आर्ग्यूमेंट्स ऑन इम्प्लाइड लिमिटेशंस कविता की तरह सुंदर तो है, पर कोर्टरूम्स में एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ लॉ की समीक्षा की जाती है, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफीज की नहीं। ये शायद कुछ बहुत खास पल थे जब किसी ने पालकीवाला को जेंटली पोक किया था। सज्जन सिंह के केस में 17th अमेंडमेंट को भी सिमिलर ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया था। पालकीवाला को इस मैटर में अपीयर होना था, पर किसी प्रायर एंगेजमेंट की वजह से वो अपीयर नहीं हो पाए थे। सोली सोहराब जी जैसे दिग्गजों ने बाद में टिप्पणी की कि अगर सज्जन सिंह के मामले में पालकीवाला अपीयर हो जाते तो उनकी समझाने की शक्ति से जुडिशरी 2 वर्ष की पॉलिटिकल फ्रिक्शन से बच जाती। जब गोलकनाथ का मामला आया तो पालकीवाला ने एंश्योर किया कि वे अपीयर हों। वे अपीयर हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेसी में मास्टर क्लास डिलीवर किया। पालकीवाला के अपीयरेंस का इंपैक्ट इतना मैसिव था कि केशवानंद भारती के मामले में उन्होंने पिटिशनर को रिप्रेजेंट किया और इनका कोर एरिया आर्ग्यूमेंट फाइनली लॉ ऑफ द लैंड बना। गोलकनाथ केस में बहुत सा बिहाइंड द सीन ड्रामा हुआ और बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई जिनका जिक्र कभी भी किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। जैसे इस केस का आउटकम एक 6:5 के रेजर थिन मेजॉरिटी से डिसाइड हुआ। अगर एक भी जज ने अलग तरीके से वोट किया होता तो फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री और इसकी जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल ही अलग दिखती। इस केस में पहली बार अमेरिकन जुडिशरी से प्रेरणा ली गई थी। गोलकनाथ मामले में चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट को सीधे अमेरिकन लॉ से लिया गया है। अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल सबसे पहले ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी वर्सेस सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी में किया गया था। जजेस ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग में डिक्लेयर किया कि जजमेंट केवल अप्लाइड फॉरवर्ड ही होगा। इससे पहले के भूमि सुधार प्रयासों की विफलता से पार्लियामेंट को बचा लिया गया। इस जजमेंट की एक विचित्र बात यह भी रही कि ज्यादातर जजेस ने आर्टिकल 368 से संबंधित एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टांस लिया। उनका मानना था कि आर्टिकल 368 केवल एक प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, यह पार्लियामेंट को एक्चुअल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। पावर टू अमेंड पार्लियामेंट के आर्टिकल 248 के द्वारा प्रदान की गई है, जो कि ऑर्डिनरी रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है भी एक ऑर्डिनरी लॉ ही है। यह एक ऐसा लॉजिक है जो आज भी लीगल स्कॉलर्स के बीच में डिबेट का विषय बना हुआ है। इस केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने बहुत रेडिकल सजेशंस दिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज या अब्रिज करना चाहती है तो वो केवल आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट को इसके लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वोक करना होगा और उन पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के लिए जिन्हें वो चेंज करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में पार्लियामेंट के पास मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि वो बेसिक सिविल लिबर्टीज को लोगों से छीन सके। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आगे चल के चीफ जस्टिस और फिर भारत के उपराष्ट्रपति बने। गोलकनाथ का बेंच अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, पर इसके डिसीजंस इतने दूरगामी थे कि इसने अब तक के सबसे बड़े बेंच की नींव रखी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी 13 जजेस के बेंच का गठन किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा गठित बेंच है। इस लैंडमार्क जजमेंट के तुरंत बाद चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने एक बहुत ही अजीबोगरीब काम किया। अपने ऑफिशियल रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और 1967 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाकिर हुसैन के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज के यूनिफाइड कैंडिडेट बन गए। हालांकि वो हार गए। उनके इस कदम ने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था कि क्या एक चीफ जस्टिस
का अपने सर्वोच्च पद से एक्टिव पॉलिटिक्स में कूदना गरिमामय एक्शन है? अगली वीडियो में हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस जजमेंट ने किस तरह पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच के पावर स्ट्रगल को जन्म दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट विश्वजीत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड लैंडमार्क केसेस।